आज हम पढ़ने जा रहे हैं अल गजाली। गजाली, इमाम गजाली रहमहुल्लाह ताला। इनका नाम तो तकरीबन हर स्टूडेंट ने सुना ही होगा। इब्ने सॉरी, यो गजाली हैं, इमाम गजाली। ये फिलोसफर तो थे, लेकिन इन्होंने फिलोसफर्स की मुखालफत भी की थी। इनके अबाउट ना एक कोटेशन मशहूर है, ही स्टक फिलोसफी विद फिलोसफी इटसेल्फ। ये जो फिलोसफी डीपली पढ़ते हैं ना, आपने देखा होगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं या फलसफे के स्टूडेंट्स, वो एथियस्ट हो जाते हैं। ठीक है जी। एक मैं वाकया बताता हूँ आप लोगों को कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो ने एक तौरात का सफ़ा उठाया हुआ था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके हाथ में उस तौरात के सफ़े को देखा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रंग था वो बदल गया। तो किसी सहाबी ने कहा, या शायद गालिबन हजरत बकर ने कहा था कि ऐ उमर, तुझे तेरी माँ ना जने। इस किस्म के वर्ड थे, जैसे हम तकिया कलाम होता है हर सकाफत का या हर सोसाइटी का। तो उन्होंने इस किस्म के अल्फाज कहे थे कि इस सफ़े को या इस चीज़ को फेंक दो, क्योंकि साफ ज़ाहिर है कि जब आपको कोई चीज़ आपकी गुमराही का बायस बने तो उससे हट जाना चाहिए। तो फिलॉसफी को अगर आपकी महारत हो जाए तो ये आपको दीन के करीब करेगी, अगर महारत नहीं है फिर दीन से दूर करेगी। ठीक है जी। फलसफा है या इस किस्म की जो भी चीजें हैं, मैंने अक्सर जो स्टूडेंट्स देखे हैं एथियस्ट, मेरा पाला पड़ता रहता है, तो वो इस किस्म के सोशल साइंस के स्टूडेंट्स ही होते हैं, फिलोसफी के, इस तरह पॉलिटिकल साइंस के ये स्टूडेंट्स। तो असल मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये जो दौर था जब फलसफे में इंडल्ज होके जो मुसलमान थे गर्क हो रहे थे, या अपने उनके जो एतकाद थे या ईमानियात थी या अकायद थे उनमें वो तजब्जुब का शिकार थे, तो इमाम गजाली पैदा हुए इस दौर में। तो इमाम गजाली के मुतालिक कहा जाता है, ही तक फिलोसफी विद फिलोसफी इटसेल्फ। अब डॉक्टर जाकिर नायक साहब हैं, वो ईसाइयों को उन्हीं की किताबों में से चुप करा रहे होते हैं। इमाम गजाली वो इमाम हैं जिन्होंने फिलॉसफी में महारत ली, फिर फिलॉसफी के थ्रू ही फलसफे वालों को जवाब दिया। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था। और इमाम गजाली के मुतालिक उनके एक टीचर हैं, वो मुझे कोटेशन याद है, वो है अल गजाली इज अ डीप ओशन। अल गजाली के मुतालिक उनके जो कीमती राय है उनके उस्ताद की, उन्होंने कहा है कि ये इल्म का समंदर है गजाली। एनी हाउ, उन इसके तरफ आते हैं। अच्छा, इमाम गजाली के इंट्रोडक्शन पे आते हैं। इमाम गजाली का जो पूरा नाम है वो है अबू हामिद मोहम्मद बिन अल गजाली। ये ईरान के शहर तूस में पैदा हुए थे। ठीक है जी। और पैदा कब होते हैं? 1058 में, और इनकी डेथ होती है 1111 में। और इनके जो आबा अजदाद अजदाद थे वो पर्शियन थे। ठीक है जी। इनको महारत थी कलाम के ऊपर, सूफीज्म के ऊपर, फलसफे के ऊपर और शरीयत के ऊपर। इनको हुज्जतुल्लाह हिल इस्लाम भी कहा जाता है। और इनका लकब जो है ना वो मुजद्दिद भी है, जिन्होंने तजदीद शरीयत किया, या तजदीद मुजद्दिद निकला तजदीद से, कि उन्होंने दोबारा से चीजों को कंपाइल किए, चीजों को रोशनास कराया। ठीक है जी। इन्होंने फलसफे की मुखालफत की थी। इन्होंने अल फराबी और इब्ने सीना की भी मुखालफत की थी। ठीक है। अब इनकी हम अगर बुक्स की तरफ आते हैं तो इनकी बुक्स के नाम थोड़े से मुश्किल हैं। तो ये आप देख लें कि अरेबिक के जो नेम है, और यहाँ पे मैंने देखे हैं कुछ स्पेलिंग भी, क्योंकि अरेबिक टू इंग्लिश जब ये स्पेलिंग कर रहे होते हैं ना, वो फिर ये भी जान छुड़ाते हैं ये ठीक से इन्होंने स्पेलिंग की वो नहीं की। मतलब ठीक इंग्लिश से अरेबिक पढ़ी नहीं जा रही। तो मैं यहाँ पे वही इंग्लिश भी पढ़ूंगा। रिवाइवल ऑफ रिलीजियस साइंसेस, ये इनकी एक बुक है। इस तरह मोल्टन गोल्ड, ये हो गई। और इसी तरह एक और बुक है, सिमल अल अमीन आर द मिस्ट्री ऑफ द टू वर्ल्ड। ये पहले ठीक था, इसको ना हिलाएं, बस ठीक है। विच वाज रियली मेंट फॉर द एडिफिकेशन ऑफ द रूलर ऑफ नेटिव कंट्री। ठीक है जी। ये है रूलर के लिए, इसमें कुछ तरमीम है कि जो रूलर है किसी भी कंट्री का, कि उस ये इस किताब में बताया गया वो उस कंट्री को कैसे रन करेगा। ठीक है। इसी तरह इक्तिसाद बिल इत्तेकाद लिखा हुआ है मेरे ख्याल में, इक्तिसाद बिल इत्तेकाद, द मॉडर्न द मॉडरेशन इन बिलीफ। ठीक है जी।
ये एक किताब है, इसमें गजाली क्या बताते हैं, स्पीक्स एज जूरिस्ट एंड, वरन मैं इधर बुक से देखता हूँ, ये पूरा नहीं आया हुआ यहाँ पे। ये है इक्तिसाद बिल इत्तेकाद, और ये है बुक मॉडरेशन इन बिलीफ इन विच गजाली स्पीक एज जूरिस्ट। अच्छा, इसके मुतालिक ये है, गजाली ने यहाँ पर भी किताब में भी पूरा नहीं है। बहरहाल वक्त के साथ साथ ना इज्तिहाद आप पढ़ेंगे, अल्लामा इकबाल का जब मैं पढ़ाऊंगा, उन्होंने इज्तिहाद पे जोर दिया था, और शाह वलीउल्लाह ने भी इज्तिहाद पे। ये थोड़ा सा उसके अबाउट है। वो इस किताब में वो बताते हैं कि क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम नए नए मसाइल इंसान को दरपेश आते हैं, तो साफ ज़ाहिर है मुजतहिद का होना जरूरी है, जो वक्त के साथ साथ उन चीजों के मुतालिक बताए जो सोसाइटी में रोनमा हो रही हैं। अब एक मैं हदीस बताता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जहाँ पे ताउन हो वहां पे भी ना जाओ, और जहाँ पे ताउन है वहां के लोग भी वहां से बाहर ना जाएं। ठीक है, ये हदीस है। अब एक मुजतहिद ही फैसला कर सकता है, समझ सकता है कि ताउन क्या है। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे तकरीबन 12 स्टूडेंट्स हैं, 12 स्टूडेंट में से कोई भी मुझे क्लियरली नहीं बता सकेगा कि ताउन क्या है। इसके मतलब मुख्तलिफ राय पाई जाती है। लेकिन जो मुजतहिद होगा, मुजतहिद वो होता है जिसको शरीयत का इल्म हो और दुनियावी अलूम भी हो। अभी कोविड आया था, कोविड के मुतालिक कुछ उलमा कह रहे थे ये ताउन है, इससे डेथ्स हो रही हैं, तो जहाँ पे कोविड है वहां से भी उधर ना जाया जाए, और कोविड वाले इलाके में भी ना जाया जाए। तो इसलिए ना जदीद अलूम और शरीयत का इल्म मुजतहिद के पास होता है। और आखिरी जो किताब है नसीहतुल मुल्क, ये पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने, नसीहतुल मुहिक लिखा है, ये ठीक नहीं लिखा हुआ। काउंसिल फॉर द किंग्स, काउंसिल फॉर द किंग्स, इसमें जो नसीहतें हैं या कुछ मशवरे हैं किनके लिए, किंग के लिए। थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं उस वक्त जो है ना उनका टाइम में। अच्छा, उस उनके टाइम के हवाले से जब हम गुफ्तगू करते हैं, थोड़ा सा मुताला करते हैं, तो चार चीजें हमारे जहन में आती हैं। मैं आपको अल मावर्दी पढ़ाऊंगा। अल मावर्दी अभी हमने नहीं पढ़ा। अल मावर्दी इमाम गजाली से पहले आए थे। बुहैविद थे उनके दौर में। बुहैविद बुहैविद के मुतालिक अब थोड़ा सा मैं, अच्छा इस टाइम से पहले थोड़ा सा एक कंसेप्ट ले लें, इमामत का और खिलाफत का। आपको जो क्वेश्चन आएगा ना, खिलाफत आए या इमामत आए, इसका मतलब एक ही होगा। जो खिलाफत का जवाब होगा वही इमामत का होगा, जो इमामत का होगा वही खिलाफत का होगा। इमामत और खिलाफत में थोड़ा सा फर्क बता दूं, वो ये है कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स पाए जाते हैं। जो दो मशहूर स्कूल ऑफ थॉट हैं, शियत और इस तरह सुन्नीइज्म। ठीक है, सुन्नीइज्म फिर मुख्तलिफ वो सेक्ट्स हैं वहाँ पे। तो वो बिलीव करते हैं खिलाफत में, और इस तरह शियत जो हैं वो बिलीव करते हैं इमामत में। ठीक है, उनके लिए खलीफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है शियत के लिए इमाम है, और इस तरह अहल सुन्ना के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा है। ठीक है, तो बुहैविद जो थे, बुहैविद पिछला वो क्या नाम है, अल गजाली जो इनसे, सॉरी अल गजाली कह रहा हूँ, अल मावर्दी, अल मावर्दी ने बुहैविद का जिक्र किया था। वो अभी जो है ना पावर में इतने नहीं थे, अभी इतने पावर में नहीं थे, लेकिन इतने कमजोर भी नहीं थे। तो साफ ज़ाहिर है ये हमेशा से, हम अगर हिस्ट्री का मुताला करें, सुन्नी शिया कंट्रोवर्सी रही है। तो जो उमैया खिलाफत थी या अब्बासी खिलाफत थी, ये सुन्नी खिलाफत थी। सिर्फ फातमी खिलाफत ही एक ऐसी खिलाफत आई है जो शियत थी या खिलाफत थी। ठीक है जी। तो बुहैविद एक गिरोह था जो सर उठा रहा था खलीफा के खिलाफ। तो इमाम वो अलमावर्दी गुजरे हैं, उन्होंने अपने टाइम में जो थ्योरी दी थी वो इस किस्म की थी कि बुहैविद भी राजी हो जाएं, और जो खिलाफत का मनसब है वो भी बाकी रहे। और इसी तरह अल गजाली, क्योंकि आज हम अल गजाली पढ़ रहे हैं, तो अल गजाली में चार फैक्टर्स हैं उनके टाइम में जो देखने में आए थे। उस वक्त पावर्टी के दौर में फिर भी खलीफा के पास कुछ पावर थी, लेकिन अब जो टाइम है गजाली का, खलीफा बिल्कुल वीक हो चुका था। और खलीफा कौन थे, ये क्या नाम है इनका। अच्छा, ये मैं लाइन टू लाइन नहीं पढ़ रहा, ये इसी का खुलासा बता रहा हूँ इस टाइम का। इसमें सिर्फ चार चीजों का जिक्र है, एक स्टोरी टाइप बता रहा हूँ। चार चीजों में से पहली ये है कि इस वक्त जो है ना जो
खिलाफत है, अब्बासी खिलाफत, वो बिल्कुल एक जवाल पजीर हो गई थी। ठीक है जी। और यहाँ पर जो दूसरी चीज है, वो जो सल्जोक थे, ये आपने देखा होगा ड्रामा अर्तुगरुल में सल्जोक की थोड़ा सा जिक्र है। उस वक्त सल्जोक पावर में थे, लेकिन सल्जोक भी सुन्नी थे। बेशक सुन्नी थे, लेकिन साफ ज़ाहिर पावर में तो थे, सर तो उठा रहे थे, अब्बासी खिलाफत को खतरा तो था। ठीक है। सल्जोक एक मसला बन रहे थे, और खिलाफत, अब्बासी खिलाफत वालपतीरी का शिकार थी। और तीसरी चीज, फातमी हुकूमत मिस्र में कायम हो चुकी थी, जो शियत थे। अब जबकि फातमी हुकूमत मिस्र में कायम हो चुकी है, तो वो भी खतरा थी खिलाफत के लिए, क्योंकि वो तो इमामत में बिलीव करते हैं, इस खिलाफत के लिए और अब्बासियों के लिए, और वो खास तौर पे ये सुन्नी है। ठीक है जी। ये दूसरा खतरा हो गया। और इसी तरह जवाल पजीरी का मैंने बता दिया, और फातमियों का मैंने बता दिया। और थर्डली हम आते हैं, इस वक्त जो है ये क्या नाम है, क्रूसेडर सर उठा रहे थे। क्रूसेडर्स में नाइट्स आपने पढ़ा होगा कहीं पे, KNIGHTS नाइट्स, वो जो, या क्रूसेडर्स जो सलीबी थे, वो सर उठा रहे थे। इन्होंने ईस्ट यरूशलेम में, सॉरी वेस्ट यूरोपियन क्रूसेडर्स जो थे, वो सर उठा रहे थे। जी जी, नाइट्स की, वो सर उठा रहे थे, और ये भी खिलाफत के लिए मुसलसल खतरा थे। ठीक है। अब जबकि ये चीजें हैं, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड बताने का मकसद ये था कि खिलाफत को अब तरह तरह जगह जगह से खतरे हैं। जब जगह जगह से खतरे हैं, इमाम गजाली जो कि सुन्नी एक वो थे, मकतब फिक्र से बिलोंग करते थे, खिलाफत में बिलीव करते थे, तो उन्होंने कहा कि कोई थ्योरी पेश की जाए, इस किस्म का मामला किया जाए कि इन खतरों को टाला जा सके। तो वो फिर अपनी थ्योरी देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हिज मेथड दिया हुआ है ये। अच्छा, ये मैंने खुलासा बता दिया हिज टाइम का। ये तीन चार खतरे मैंने आपको बताए हैं। ये खतरे थे खिलाफत को। और हिज मेथड में इसको मैंने कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दे दी, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसका खुलासा बता देता हूँ। इसमें ये बताया कि इमाम गजाली ने ना मुसलमान फिलोसफर्स को भी पढ़ा था, और वेस्ट के फिलोसफर्स को भी पढ़ा था। और उन फिलोसफर्स को पढ़ के उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। उन्होंने जरतश्त को पढ़ा था, उन्होंने अरब फिलोसफर्स को पढ़ा था, और इसी तरह खास तौर पर पर्शियन फिलोसफर्स को पढ़ा था। जब भी आप सूफीज्म को देखेंगे ना, ये पर्शिया ना कहीं ना कहीं आगे पीछे आपको नजर आएगा। इमाम वो क्या नाम है, शेख सादी गुजरे हैं। और इस तरह पीछे हमने वो पढ़ा था अल फराबी, वो तुर्किस्तान चले गए थे, लेकिन आबा अजदादी तो ईरान से थे उनके। और इस तरह अक्सर जो फलसफी हैं या फिलोसफर, उनका कहीं ना कहीं ताने बाने ईरान से मिलते हैं, पर्शिया से। अच्छा, उन्होंने पर्शिया के फिलोसफर्स को पढ़ा, उन्होंने जरतश्त मजहब को पढ़ा। जरतश्त मजहब किसी को ना पता हो, मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। जरतश्त को पढ़ा, और फिर अरबिक जो फिलोसफर हैं उनको पढ़ा, और ये मुख्तलिफ मुस्लिम और नॉन मुस्लिम को पढ़ के उन्होंने बाद में अपनी जो है ना बातें बताई, ये नसीहतें दी। और उन नसीहतों को पढ़ के पता चलता है कि वाकई इन्होंने दोनों चीजों को पढ़ के अपनी थ्योरी एक पेश की। लेकिन जो उनकी थ्योरी, लेकिन उनकी जो थ्योरी है खिलाफत के मुतालिक, वो खास कोई शरीयत से दूर हमें नजर नहीं आती। जैसा कि मैंने पीछे अल फराबी पढ़ाया था, और अल फराबी का मैंने बताया था कि उनके जहन में एक शख्सियत थी, एक आइडियल शख्सियत। और उस आइडियल शख्सियत की जो करेक्टरिस्टिक्स थी, उन्हीं करेक्टरिस्टिक्स को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने खलीफा के एट्रीब्यूट्स या खलीफा के लिए शराइत वगैरह जो भी थी। ठीक है जी। अब हम आते हैं थ्योरी ऑफ कैलिफेट की तरफ। हिज थ्योरी ऑफ कैलिफेट, अकॉर्डिंग पॉल गजाली, द खिलाफत इज अ डिवाइन। अच्छा, ये इन्होंने पता नहीं क्या लिखा है, ये डिवाइन स्टेट है, विच इज रिक्वायर्ड नॉट बाय रीजन बट बाय शरिया डिवाइन लॉ। ही thus denied the philosophers the right to examine the nature of the khilafat. He further says that politics exist for man's welfare in this world and bliss in the next, attainable only if government is rooted in the legal science and completed by the political science. अच्छा, इसका थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, इसमें वो क्या कहते हैं। खिलाफत के मुतालिक वो कहते हैं कि ये जो खिलाफत है ना, क्योंकि वो सुन्नी थे, इमामत की बात नहीं कर रहे, वो खिलाफत की बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया, अगर खिलाफत का वर्ड है या इमामत का है, जो भी क्वेश्चन होगा जो आपने खिलाफत में पढ़ा होगा वो इमामत में लिख देंगे, इमामत का पढ़ा और
मतलब खिलाफत या इमामत कोई भी वर्ड वो सवाल में यूज करेगा, आप जो पढ़ेंगे ना वो दोनों के लिए होंगी, खिलाफत के लिए भी वही है, इमामत के लिए भी वही है। अब इमाम गजाली कहते हैं कैलिफेट एज ए डिवाइन इंस्टीट्यूशन। ठीक है जी, कैलिफेट एज अ डिवाइन इंस्टीट्यूशन, ये खिलाफत जो है खुदाई मनसब, खुदाई एक वो है, महकमा है, या एक खुदा का तरफ से एक सिस्टम है, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से बनाया गया है। फिर कहता है कि ये जो है ना, उसने पहले ही बता दिया, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। ठीक है, और ये मैन मेड नहीं है, ये मैन मेड नहीं है। और यहाँ पे एक मैं बात बताता चलूं, खुलफाए राशिदीन थे, उन्होंने अपने लिए जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की थी वो थी खलीफतुर रसूल। इमाम गजाली जो पहले इमाम गुजरे हैं सुन्नी इमाम, जिन्होंने खलीफतुल्लाह का वर्ड इस्तेमाल किया। इन्होंने अब जो खलीफा है उसको कह दिया कि ये नायब है किसका, अल्लाह का। ठीक है, और वो क्यों कह रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मजहबी उनसर को एक तरफ रखते हुए, मुसलमानियत को एक तरफ रखते हुए, अगर मैं गलत हूँगा तो मुझे आप बेशक कह दें। मुझे जहां तक लग रहा है उन्होंने, अब चूंकि खिलाफत इंतहाई खतरे में थी, इसलिए उन्होंने हार्श या स्ट्रिक्ट किस्म के ना वर्ड्स यूज किए हैं कि खलीफतुल्लाह ये भाई अल्लाह की तरफ से इंस्टीट्यूशन है, अगर खिलाफत को तुम लोग तबाह करोगे, खिलाफत को तुम लोग गिराओगे, यूं समझो अल्लाह के इंस्टीट्यूशन को गिरा रहे हो। और उनके पीछे एक अच्छी, और उनकी इस फिलॉसफी के पीछे एक अच्छी सोच है, उनकी इस खिलाफत के पीछे एक अच्छी सोच है। वो ये है कि कमजोर तरीन खिलाफत भी ताकतवर तरीन जमहूरियत से कई गुना बेहतर है। ठीक है, जमहूरियत कोई हमारा हल नहीं है, मुसलमानों का कोई इसमें हल नहीं है जमहूरियत पे। जब एक लंबी डिबेट है इस पे, इतने बड़े, फिर कोई डिबेट ना मुझसे करने लग जाए। वैसे मैं भी खिलाफत में बिलीव करता हूँ, और ये भी खिलाफत की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, तो साहब जरा खिलाफत को बताने के लिए उन्होंने अब खलीफत रसूल की जगह पे खलीफतुल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल किया। ठीक है जी, और खिलाफत में एक मैं कोट वो पढ़ रहा था, उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा खलीफा हारून रशीद के मुतालिक। खलीफा हारून रशीद आपने पढ़ा होगा, वो जो अमीन और मामून के वालिद थे, और वो अमीन और मामून जो जूता लेने के लिए भाग रहे थे, ये शायद वाकया आपने सुना होगा, अपने उस्ताद का जूता लेने के लिए। ये वही खलीफा हारून रशीद है। खलीफा हारून रशीद इमाम गजाली के जमाने के ही हैं। खलीफा हारून रशीद को एक बार ये कह रहे थे कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ होगा वो वाक्य है, यू आर फाउंटेन, you are a fountain and the other officials who help you to govern the world are the streams which flow from it. If the fountain is clear, there can be no damage from silt in the channels. If the fountain is turbid, there will be no hope. There will be no hope of maintaining the channels. वो कह रहे हैं कि जो ये खलीफा है ये एक फुवारा है, अगर फुवारा ही अपना पानी गदला देगा तो जो बाद में ऑफिशियल्स हैं, जो बाद में ऑफिशियल्स हैं वो तो करप्शन करेंगे, वो तो दो नंबर करेंगे। अगर फाउंटेन का पानी क्लीन एंड क्लियर है तो स्ट्रीम्स भी क्लीन एंड क्लियर होंगे, वहां पे कोई करप्शन नहीं होगी, वो ये कह रहे हैं। वो खलीफा को एक नसीहत कर रहे हैं। ठीक है जी, बाकी मैंने ये आपको बता दिया, उन्होंने खलीफतुल्लाह का लफ्ज पहली बार इस्तेमाल किया। और खलीफा की कुछ उन्होंने कुछ चीजें बताई कि खलीफा को क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि खलीफा को नमाज कायम करने का हुक्म देना चाहिए, अदल कायम करने का हुक्म देना चाहिए, ज़कात इकट्ठी करनी चाहिए, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करना चाहिए, नेकी का हुक्म दे और बुरे कामों से मना करना चाहिए, शरीयत के असूलों के मुताबिक जो स्टेट है उसको चलाना चाहिए। ठीक है जी, अच्छा ये काइंडली जो भी हैं ये आप वीडियो बंद कर दें, किसी की वीडियो आ रही है। ठीक है जी, और इसी तरह अल्लाह के अहकाम के मुताबिक रियासत को चलाया जाए, ये मैंने बता दी, ऑलरेडी बता दिए। अब ड्यूटीज ऑफ कैलिफ पे आते हैं जी। ये रियासत में ये चीजें खलीफा तो करेगा, साथ जो मेन जो ड्यूटीज हैं। अच्छा, ड्यूटीज ऑफ कैलिफ पे आते हैं। वो तो थे रियासत के जो खलीफा खलीफा बना है रियासत का, और रियासत में ये चीजें होनी चाहिए, ज़कात इकट्ठी होनी चाहिए, नमाज कायम होनी चाहिए, अमर बिल मारूफ नहीं मुनकर का इंतजाम होना चाहिए, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक रियासत चले। अब जो मेन ड्यूटीज हैं कैलिफ की वो क्या है, एबिलिटी टू वेज जिहाद, उसके अंदर इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि वो जिहाद कर सके। ठीक है जी, जिहाद कर सके। यूं इस ये वैसे हर एक एक जुमले पे एक लंबी लंबी डिबेट।
ये बाकी को तो आवाज आ रही है जो भी है आप, मुझे लगता है आपका कोई माइक का इशू होगा। सॉरी, माइक का कह रहा हूँ, वो हैंड फ्री का इशू होगा, देखें इसको। एबिलिटी टू वेज जिहाद, उसके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, उसके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो जिहाद कर सके, ठीक है जी। और मैंने जैसे बताया कि एक एक जुमले पे लंबी लंबी डिबेट्स हम कर सकते हैं, लेकिन हमने पेपर तैयार करना है कि जिहाद, फिर जिहाद है तो जिहाद कैसा किया जाए, किस तरह रियासत जिहाद करेगी या कोई थोड़ा लौट के जिहाद करेगा, ठीक है जी। फिर है शुड एडमिनिस्टर ट्रू मिनिस्टर एंड एक्सपर्ट। अच्छा, उसकी जो इंतजामिया है उसके अंदर जो मिनिस्टर्स होंगे या रियासत को चलाने वाले होंगे वो एक्सपर्ट्स होने चाहिए, लल्लू पंजू ना रख ले, नेपोटिज्म ना हो, ये नहीं कि अपने खानदान को भर्ती करके रख दे। जो भी मशहूर होंगे, किसी स्किल में माहिर होंगे, किसी स्किल में, उनको ही रखा जाएगा। ये काइंडली कोई इसे टेक्स्ट कर दे, ये किसी का टेक्स्ट आ रहा है कि वॉइस आ रही है, बेशक थोड़ी आ रही है, इनको तो वॉइस ही नहीं आ रही, ठीक है जी। अच्छा, मैंने शुड एडमिनिस्टर ट्रू मिनिस्टर एंड एक्सपर्ट, तो उनके ना यूं होना चाहिए कि उसके जो मिनिस्टर्स हैं, उसके जो वुजरा हैं, उसके जो मुशीर है वो माहिर होने चाहिए। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, किसी ने क्वेश्चन किया था मुझसे कि वो जो है ना, पता नहीं क्या क्वेश्चन था, तो उसका मैंने जवाब दिया था। एक एक उमवी जो है ना खलीफा गुजरे हैं, वलीद बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान बिन हकम बिन अल आस। ये हजरत अमीर मुआविया के बाद, हजरत अमीर मुआविया के बाद उमवी खिलाफत में एक खलीफा गुजरे हैं। इन्होंने अपना अकाउंटेंट यहूदी रखा हुआ था। मतलब कहने का मकसद ये है कि आपने अपने जो वुजरा रखने हैं, आपने अपने जो मुशीर रखने हैं वो एक्सपर्ट्स होने चाहिए, ठीक है जी। और इस तरह नॉलेज ऑफ इज्तिहाद, का इल्म हो उसे, खलीफा के लिए इज्तिहाद का इल्म होना लाजमी है। और उसे मुजतहिद होना लाजमी है। मुजतहिद का मैंने पहले बता दिया कि मुजतहिद को शरीयत पे भी अबूर होता है, दुनियावी उलूम पे भी अबूर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज के दौर में, नबी के दौर में ब्रॉयलर मुर्गी नहीं थी, आज अगर ब्रॉयलर मुर्गी है तो ये हमें कौन बताएगा कि हम इसे खा सकते हैं नहीं खा सकते। ब्रॉयलर मुर्गी के अंडे हमारे लिए हलाल है या हराम है, कोविड ताउन में आता है या नहीं आता, तो मुजतहिद ही इन क्वेश्चंस का, इन क्यूरीज का एक सेटिस्फैक्टरी आंसर दे सकता है, एक मुजतहिद ही, ठीक है। डोमेस्टिक मुल्लाज की बात नहीं कर रहा मैं, डोमेस्टिक मुल्लाज की बात नहीं कर रहा जो चार चार क्लासें पढ़ के मेंबर पे चढ़ के बैठ जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो खलीफा है उसे मस्ट बी पायस, उसे नेक परहेजगार मुत्तकी होना चाहिए, मस्ट बी जस्टिस, अदल इंसाफ कायम करने वाला हो, शुड मीट men ऑफ कैलिबर एंड आल्सो इनकरेज देम इन अफेयर्स ऑफ स्टेट। उसका मेरे ख्याल में पहले हो चुका है। तो उसकी जो है ना, इस किस्म के उसको अपनी पार्टी रखनी चाहिए कि वो कैलिबर हो उसकी, उस पार्टी में, उसके वुज़रा में, उसके मुखबिरों में, या उसकी एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट में जो भी लोग हैं वो कैलिबर होने चाहिए। ही शुड नॉट गिव हिमसेल्फ अप टू डिस्ट्रक्टिव फीलिंग्स ऑफ प्राइड। और इसी तरह उसको, उसमें प्राइड भी नहीं होना चाहिए, मैंने जैसे ऑलरेडी बता दिया है कि उसे वो होना चाहिए, आजिज होना चाहिए, पायस होना चाहिए, नेक परहेजगार मुत्तकी होना चाहिए, तो वो उसमें प्राइड नहीं होना चाहिए। ये चीजें जो थी उनकी ड्यूटीज ऑफ कैलिफ के अबाउट। तो ये हमारा लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट हुआ। ये जो किताब है इसमें भी ये यहाँ तक है। अब जो है ना, किसी ने कोई क्वेश्चन किए हैं तो मैं देखता हूँ, और अगर जिसने करने हैं तो वो भी करें। तो काइंडली यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन, कर लाउडली।